जियो आ चुका है, लेकिन उसमें कुछ अभी कुछ कंफ्यूजन्स हैं जिसका क्लैरिफिकेशन अभी मांग लिया गया है। तो आने वाले टाइम में हम उसको लेके भी एक वर्कशॉप करेंगे कि किस हिसाब से जो प्लेज है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट मैं उसके कुछ की पॉइंट आपको अगर बता दूं तो सेम जैसे मैंने बताया कि 10 से 50 एकड़ तक रहेगा। 90% जो है वो जो है विभाग की तरफ से आपको जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा उसमें 90% तक आप 1% ब्याज पे 3 साल तक के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 6 साल के बाद जो ब्याज का जो परसेंटेज है वो 6% रहेगा। और 6 साल के बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं अपनी EMI को तो वो 7% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपसे लिया जाएगा। तो इसमें आप 6 साल से पहले भी उसको पूरा का पूरा जो है रिटर्न कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रखी गई है। सिमिलरली 10 यूनिट उसमें मिनिमम कम से कम जो है किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लिमिट रहेगा कि आप उसमें अलॉट करें कनेक्टेड इंडस्ट्रीज को। अब बात करें हम प्रोसेस की। अभी तक बात हो रही थी कि आपने इंटेंट फाइल किया, MOU हुआ, उसका MOU के बाद जो है अभी फैसिलिटेशन की हम बात करें तो नेक्स्ट को लेके काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस है कि अब अगला कदम इसमें क्या होगा। तो उसकी हम बात करें तो जो सिंगल विंडो सिस्टम है निवेश मित्रा, उसके ऊपर आप अपने इंसेंटिव्स को लेके अप्लाई करेंगे, जिसका इनिशियल स्क्रूटनी जो रहेगा वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से रहेगा। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी रहेगी वो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री महोदय की अध्यक्षता में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेके एक कमेटी का गठन किया जाएगा। पहले ये जो प्रोसेस था ये मंडलायुक्त महोदय की तरफ से प्रोसेस किया जाता था, जिसको अभी रीरूट करके ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री महोदय की अध्यक्षता में इसको जो है प्रोसीड करके और नेक्स्ट स्टेट लेवल कमेटी को इसको प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका इंटर जो डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो आप अपने सिस्टम के थ्रू भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप पूरे इंसेंटिव क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम को ऑनलाइन अपने सिस्टम के थ्रू ट्रैकिंग मोड से उसको मैनेज करेंगे। इसके बाद जो एक लास्ट स्लाइड है, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इंटेंट फाइल नहीं किया है और आप इंटेंट फाइल करना चाह रहे हैं तो ये लिंक आप invest.up.com पे जाके या फिर आप निवेश सारथी, जिसका नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये जो है पॉपअप ये स्क्रीन के ऊपर पॉपअप करेगा। ये डैशबोर्ड जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप सिंपली अपना नाम, जो भी कंपनी का कॉन्टेक्ट पर्सन होगा उसका डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी फिल करके OTP बेस पे उसको लॉगिन करके आप अपना इंटेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें हार्डली 2 या 3 मिनट का टाइम आपको लगता है, जिसको जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है, उसको रीरूट कर रहे हैं, उसको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक करने का प्रोसेस किया जा रहा है और किस पॉलिसी के अंदर उसको बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है। ये सारे प्रोसेस हम जो है उसमें अभी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंदर रखा जा रहा है। इन केस अगर आपको कोई इंटेंट फाइल करने में इशू है तो किसी भी टाइम आप जिला उद्योग केंद्र में आप विजिट करके या फिर आप मुझसे संपर्क करके भी अपना इंटेंट जो है फाइल करवाने के लिए मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि आज के इस एक दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन का एक एक पल बेशकीमती है, इसलिए बिना समय जाया किए मैं अगली कड़ी में प्रवेश कर रहा हूं। उससे पहले ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंच पर आप देख रहे हैं हमारे जनपद चंदौली के आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आपका अपने ही परिवार में अपनों की ओर से बारंबार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं इस कड़ी को बिना विलंब किए आगे बढ़ाता हूं और अब आमंत्रित करता हूं सहायक निदेशक मत्स्य विभाग चंदौली आदरणीय राम अवध सर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रमुख बिंदुओं एवं जिले में मत्स्य मंडी के प्रस्तुतिकरण को लेकर, चूंकि यहाँ सारे निवेशक बैठे हुए हैं जो प्रतिभावान
और अपने क्षेत्र के गणमान्य हैं, आपके पास पेन और पैड भी सामने रखा गया है कि जिस विभाग में और जहां आप निवेश कर रहे हैं उससे संबंधित जो आपको लाभ या जो चर्चाएं की जा रही हैं, जो आवश्यक बिंदु हो, आप उन्हें कॉपी भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सारी व्यवस्था आपके पास है। मैं आमंत्रित करता हूं सर। धन्यवाद। आज एक दिवसीय इन्वेस्टर शिखर बैठक में मंचस्थ जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय तथा यहाँ के निवेशकगण, बहुत ही हर्ष का विषय है कि वर्ष 2020-21 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के लिए मात्स्यिकी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट करते हुए और मात्स्यिकी के सतत विकास के लिए जो है कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें प्रदेश का शेयर जो है 1,000 करोड़ रुपए है वर्ष 20-21 से लेकर वर्ष 24-25 तक का। इसमें मैं अब जो तमाम क्षेत्र पहले अछूते हुए थे मात्स्यिकी सेक्टर में, केवल उत्पादन से संबंधित था, इसमें विपणन, कोल्ड चेन, मार्केटिंग सभी व्यवस्थाएं प्रतिस्थापित की गई है इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। और इसका जो संकल्प है कि मात्स्यिकी का सतत विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, ऐसे क्षेत्र जहां पे जल क्षेत्र हो उनका भरपूर उपयोग हो और वहां से हम मत्स्य उत्पादन कार्य संपादित कर सकें। मुख्य रूप से जो है इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाते हुए मत्स्य उत्पादन का कार्य संपादित किया जाना है। उद्यमिता का विकास भी करना है, इसमें हमारे उद्यमी आए और अपना इन्वेस्ट करें ताकि और अधिक मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। सुगमता से विकास किया जाए, इसके लिए सारे सिस्टम ऑनलाइन किए गए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में स्टार्टअप की भी संकल्पना की गई है कि जैसे हम कहीं प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक अगर कोई वैल्यू चेन डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी भी कुछ जगहों पे जो है एक ऐप के माध्यम से जो है मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए भी है नवीन परियोजनाएं, जैसे कि जो मत्स्य प्रजातियां अभी तक यहाँ नहीं पाली जा रही थी उनके विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। जैसे सलाइन वाटर में हमारे यहाँ आगरा डिवीजन में प्राण कल्चर की भी बात हो रही है। मुख्य उद्देश्य जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का है, मात्स्यिकी क्षमता का सतत और समावेशी विकास के साथ साथ सामयिक और तरीके से जो जल क्षेत्र में मत्स्य संपदा है उसके दोहन की बात कही गई है। इसका विस्तारीकरण और विविधीकरण के माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशरीज विद एग्रीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से जो है हम मत्स्य का विकास करें। मूल्य वर्धित श्रृंखला चेन, सबसे बड़ी बात होती है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तालाब से मछली उत्पादित होती है और कहीं न कहीं वो खराब होने लगती है, लाइव फिश होती है। इसके लिए मूल्य वर्धित श्रृंखला कोल्ड चेन की भी स्थापना का बात कही गई है। इसमें कोल्ड चेन के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन सब कार्यक्रमों से देश और प्रदेश के मछुआ समुदाय या मत्स्य पालक बंधु या कृषक जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे इनके आय में वृद्धि होगी और इनके आर्थिक जीवन में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो व्यक्तिगत लाभार्थी हैं, क्योंकि आप लोग निवेशक हैं, सब लोग सम्मानित हैं, मैं एक व्यक्तिगत लाभार्थी के बारे में बता दूं, फिर उस पर आता हूँ इंटरप्रेन्योर पे। इसमें जो मत्स्य पालक होगा, मछली कार्यकर्ता होगा, मत्स्य विक्रेता होगा, कोई भी हमारी समिति होगी, हमारा मत्स्य विकास निगम लिमिटेड होगा या उद्यमी कोई इंटरप्रेन्योर होगा, इसका लाभार्थी हो सकता है। FFPO या FPO इसका लाभार्थी हो सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति महिला लाभार्थी हो सकते हैं, राज्य सरकार की कार्यान्वयन संस्थाएं हो सकती हैं और समितियां हो सकती हैं। सहायता जो इसमें है गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है। इन योजनाओं में जो भी सामान्य और पिछड़े वर्ग का पुरुष लाभार्थी होगा उसको टोटल प्रोजेक्ट कास्ट पर 40% अनुदान की व्यवस्था है, जो इकाई लागत निर्धारित है। विभिन्न मानक है तमाम योजनाओं के, तालाब निर्माण से लेकर हैचरी स्थापना, फीड मिल, फीड प्लांट, इंसुलेटेड ट्रक, इंसुलेटेड बैंक, इन सब का जो निर्धारित मानक है। इंसुलेटेड बैंक का 20 लाख रुपए है, रेफ्रिजरेटेड बैंक का 25 लाख रुपए है, तालाब निर्माण के लिए 7 लाख रुपए है 1 हेक्टेयर पे, निवेश के लिए 4 लाख रुपए 1 हेक्टेयर पे है। इन सब बिंदुओं पे जो है 40% अनुदान आपको मुहैया कराया जाएगा। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत महिला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए अनुदान की सीमा 60% निर्धारित है।
अब मैं आता हूं ऐसे कार्यक्रम जो व्यक्तिगत एक यूनिट के लिए होते हैं, लेकिन जब उद्यमिता की तरफ हम आते हैं तो उसमें जो है इंटीग्रेटेड कल्चर करना रहता है। हम एक साथ कई यूनिट अगर लगाते हैं तो हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के लिए जो है उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट या इसके फीड के लिए फीड मिलों की स्थापना, फीड प्लांट की स्थापना, तकनीकी जो है ज्ञान प्रसार केंद्रों की स्थापना, लेबोरेटरी की स्थापना, इन सब काम को हम उद्यमिता के माध्यम से कर सकते हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है। और मैं बताऊं इससे जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इसमें जो आपको इस योजना के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, एक उद्यमी को मैं बता दूं, ये जो भी लाभार्थी उसमें होगा, व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, निजी फर्म हो सकती हैं, कंपनियां हो सकती हैं, मछुआ मत्स्य पालक हो सकता है, स्वयं सहायता समूह, जेएलएल या सहकारी समितियां, एफपीओ, ये सब इसके जो है लाभार्थी हो सकते हैं। फंडिंग पैटर्न इसमें यह है कि जो भी योजना आप संचालित करेंगे इंटीग्रेटेड रूप से, उसमें इकाई लागत जो है उसका 25% तक अनुदान की व्यवस्था है। वो अनुदान की सीमा 1.25 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती है। जो भी आप निवेश करेंगे, अगर उससे अधिक का प्रोजेक्ट है, कहने का तात्पर्य यदि आपका 6 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है तो हम वहीं तक जो है अनुदान देंगे, उसके ऊपर का अनुदान नहीं मिलेगा। मतलब उतनी सीमा रहेगी, सीलिंग रहेगी। यदि कोई अनुसूचित जाति का उद्यमी है, महिला उद्यमी है, ये अनुदान की सीमा जो है 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है। इसमें आपको 10% मिनिमम मार्जिन मनी के रूप में लगाना है, बाकी बैंकिंग है। अपना अंश आप 40% तक लगा सकते हैं। 25% और 30% जो है अनुदान की व्यवस्था है, जैसा कि मैंने सामान्य लाभार्थी, महिला और SC/ST के बारे में बताया। इसमें संचालित मुख्य कार्यक्रम जो मैं बता दूं, नेक्स्ट स्लाइड, एक एक्वाकल्चर का विकास। इसके अंतर्गत आप तालाब में मत्स्य पालन के लिए मत्स्य पालन यूनिट, मत्स्यवीर यूनिट, रियरिंग इकाई तथा उसके सफल संचालन हेतु आवश्यक संयंत्रों की स्थापना के साथ साथ एक कंपोजिट इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने के लिए कर सकते हैं और बृहद स्तर पर कर सकते हैं। इसके लिए एक्वाकल्चर के विकास के लिए हो गया। एकीकृत फिश फार्मिंग में भी आप आएंगे, आप एग्रीकल्चर के साथ फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एक कंपोजिट एक स्कीम बना के लांग स्तर पर इसको कर सकते हैं। इसके लिए भी वही सुविधा मुहैया कराई जानी है। आप इसमें जो बेसिक इशू है मैं बता दूं, इस मंडल का जो है प्रोडक्शन, मत्स्य का प्रोडक्शन लगभग 35,000 मीट्रिक टन है, विगत वित्तीय वर्ष तक रहा है, और जिसमें चंदौली का उत्पादन लगभग 9,000 मीट्रिक टन रहा है। जब मत्स्य उत्पादन की बात आती है तो वहां निवेश के मद में सबसे बड़ी बात आती है फीड की। जो भी अभी यहाँ फीड उपलब्ध है, एबीज कंपनी का, गोदरेज कंपनी का या जो है अन्य कंपनियों का उपलब्ध है। एबीज कंपनी का फीड छत्तीसगढ़ से आता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें फीड के सेक्टर में फीड मिल, फीड प्लांट के लिए आप लोग इन्वेस्ट करें। निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा उद्योग रूप में शामिल होगा। जो हमारे मत्स्य पालक बाहर से भी जो है फीड मंगा रहे हैं, उसकी उपलब्धता जब यहाँ हो सकेगी तो निश्चित तौर पे उसका लाभ किसानों को मिलेगा और वहां से कम दर पे भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त आइस प्लांट लगा सकते हैं, कोल्ड चेन डेवलप कर सकते हैं। आप लोग एक कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए, आप मार्केटिंग के लिए निश्चित तौर पे आप वाहनों का एक श्रृंखला वहां से शिकार होता है तालाब से, उसके बाद कंज्यूमर तक जाने के लिए, ताकि फ्रेश मछली उसे उपलब्ध हो सके, हाइजीनिक वे में मछली उपलब्ध हो सके। एक कोल्ड चेन का भी आप जो है विकास कर सकते हैं, एक स्कीम बना के उसका दे सकते हैं प्रस्ताव। इन्हीं के साथ फूड बैंक स्थापना। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम क्वालिटी का सीड जब डालेंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा उत्पाद हमको मिलेगा। एक टेक्निकल थोड़ा सा है, लेकिन एक फूड बैंक की स्थापना जो है, जेनेटिक रूप से फूड बैंक की स्थापना जब आप संपादित कराएंगे तो वहां से प्रोडक्ट आपको जो है, जो हमारे सीड प्रोड्यूसर हैं, जो हैचरियां हैं, वहां से क्रय करके ले जाएंगी और अच्छा ब्रीड उपलब्ध होगा, अच्छा सीड उपलब्ध होगा, तो निश्चित तौर पर अच्छा प्रोडक्शन होगा। वैल्यू एडिशन के बारे में मैंने बता दिया आपसे। कोल्ड चेन
से लेके जो है हार्वेस्ट से लेके कंज्यूमर तक की बात हो गई। उसमें इन्हीं सब पे दृष्टिगत प्रदेश ही नहीं इस देश का सबसे अच्छा आधुनिक होलसेल स्टेट होलसेल फिश मार्केट की स्थापना जो है जनपद चंदौली के नवीन मंडी परिषद के कैंपस में कराई जा रही है। इसकी लागत कुल 61.87 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत लगभग 111 दुकानें, तमाम बहुउद्देशीय भवन, प्लेटफार्म और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था संचालित की जाएगी। इस मंडी स्थापना से निश्चित तौर पे कम से कम 125 से 150 लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। यहाँ के मत्स्य पालकों का या जो उत्पाद है उसका मूल्य अधिक मिलेगा, निश्चित तौर पे मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इन सब चीजों के लिए जो है एक मंडी परिषद है, जो मंडी का स्लाइड चल रही है, बहुत ही आधुनिक वे में, हाइजीनिक वे में यहाँ मछलियां उपलब्ध होंगी। और जो मछली फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में पैदा होती है, फ्रेश वाटर की मछलियों के अलावा यहाँ पे सामुद्रिक मैराइन फिश भी उपलब्ध होगी। जब मार्केट रहेगी तो सभी लोगों के लिए पौष्टिक मछलियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। निश्चित तौर पे मैं बता दूं, नेक्स्ट स्लाइड चलाइएगा। इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में आप ही लोगों की तरह एक उद्यमी हम लोगों के संपर्क में आए और MBA करके वो बाहर जॉब कर रहे थे, श्री रजनीश कुमार जी। उनके द्वारा मसूरी झील एक है गाजियाबाद में, 50 एकड़ की और 10 साल के लीज पे ली गई। और उस 50 एकड़ की झील पर उन्होंने जो है 3.3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर उसको हमारे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को जो है प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत बिल्कुल उथली झील थी, जो कभी वेजिटेशन वहां तमाम जो है जलीय घास लगे हुए होते थे, उसका सुधार कराया। उसके अलावा वहां पर वो जो है मत्स्य सेवा केंद्र के नाम पे एक ट्रेनिंग सेंटर बनाए, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर बनाया और मनोरंजन मार्केटिंग के रूप में उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा रिक्रिएशनल काम किया। फ्लोटिंग वहां पे एक रेस्टोरेंट बनाया। और मैं सहमत दूंगा कि 2 मिनट की 45 सेकंड का एक वीडियो उनका है, वीडियो संचालित कर दें। देखिए बहुत अच्छा बनाया है और बिल्कुल उतली चीज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब ये संबोधन चल रहा था तो ये मंच अपनी समृद्धि का जनपद चंदौली के लिए विशेष स्नेह है। और यूपी सीडा के ACO सर, जिनसे आप सभी जनपद चंदौली के लोग परिचित भी हैं, आदरणीय प्रेम प्रकाश मीणा सर मंच पर उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश में यूपी सीडा की योजनाओं को पहुंचाने में प्राणपण से संलग्न है। अगली PPT के रूप में मैं उससे पहले चाहूंगा कि यूपी सीडा की उन योजनाओं को हमारे बीच हम सभी तक पहुंचाएं। मैं सहृदय अनुरोध करता हूं, आमंत्रित करता हूं हमारे यूपी सीडा के ACO सर आदरणीय प्रेम प्रकाश मीणा सर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सैयराना सर, माननीय विधायक मुगल सराय सर, DM मैडम, SP सर, सभी प्यारे उद्यमियों, मीडिया कर्मी और आज इस सभा में उपस्थित सभी चंदौली के निवासी या चंदौली जनपद के आसपास के निवासियों को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम। मैं प्रेम प्रकाश मीणा आज एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी के सामने 2 या 3 चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझसे पहले जो वक्ता रहे हैं उनसे आप सुन चुके होंगे कि यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए ये एक अच्छा सुनहरी अवसर क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है आप निवेशक हो चंदौली के, हो सकता है आप निवेशक हो बनारस के, हो सकता है आप निवेशक हो गाजीपुर के, मिर्जापुर के, सोनभद्र के, लेकिन
आप हो सकता है अपने निवेश को सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाने का प्रयास करें। तो यूपीसीडा के क्या क्या प्रयास हैं, यूपीसीडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, पूरे स्टेट में फैले हुए हैं, लगभग 154 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। क्या क्या स्कीम्स हैं, किन किन एरियाज में आप किस तरह के उद्योग में आप निवेश कर सकते हैं, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो हाथरस हो, मथुरा हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, और चंदौली में तो रामनगर फेज 1, फेज 2 और उसके एक्सपेंशन का जो आगे प्लान चल रहा है वो तो है ही है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हाल ही में लॉन्च की है 2022 में, जो मुझे लगता है पूरे देश में सबसे बेहतरीन स्कीम में से जिनको माना जा रहा है, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 के कुछ प्रमुख अंश, और इसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब अब एक बड़ा ट्रांजिशन हम लोगों के माइंडसेट में देख रहे हैं, मानसिकता में देख रहे हैं, किस तरीके से उद्योग लगने चाहिए, औद्योगिक जो क्षेत्र है वो विकसित होने चाहिए, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उन इंडस्ट्रियल एरियाज को ना बनाए, ना विकास करे, लेकिन हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं क्यों ना वो आगे आए, वो जमीन खरीदें, उसका विकास करें, उसका डेवलपमेंट करें और उद्यमियों को आवंटित करें, अपनी शर्तों पर इसको चलाएं। कैसे गवर्नमेंट उसमें मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, और क्योंकि यूपी सीधा पूरे यूपी के लिए जहां भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क आप बनाएंगे नोडल एजेंसी है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इस पूरे प्रयास में। और एक सूक्ष्म संवाद में चाहूंगा अंत में, जो नई वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 लॉन्च हुई है, मुझे लगता है पूरे कंट्री में इससे बेहतर पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी किसी भी स्टेट में, और पूर्वांचल खासतौर से इस एरिया में बहुत इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग वेयर हाउस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हब हमें बनता हुआ दिखाई देता है पूर्वांचल, चंदौली का एरिया, बनारस का एरिया, प्रयागराज का एरिया, चित्रकूट का एरिया, जिसके माध्यम से लोग सिर्फ यूपी को ही नहीं लेकिन अगल बगल के जो भी हमारे स्टेट्स हैं, चाहे बिहार हो चाहे एमपी हो, उनको भी सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा नया एक्सप्रेस है जो बनारस को जोड़ेगा हल्दिया पोर्ट से, जब वो ऑपरेशन हो जाएगा, उसके लैंड एक्विजिशन के अलाइनमेंट की कार्रवाई अभी चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि यूपी के सामने जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम एक लैंड लॉक स्टेट है, मतलब हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, वो समस्या भी पूरी तरह दूर हो जाएगी। तो इसी वजह से एक बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में निवेश करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स में निवेश करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने में निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगली स्लाइड। ये कुछ मुख्य अंश हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि यूपी में इन्वेस्ट करना क्यों एक सुनहरी अवसर है। अगर यूपी को हम देखें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा एमएसएमई, मतलब जो हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, उसमें यूपी का 5वां स्थान है पूरे देश में। तो इस वजह से आपको किसी तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चाहिए, सप्लायर बेस चाहिए, तो यूपी से अच्छा कोई स्टेट हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किस तरह के उद्योग हैं हमारे, तो सिर्फ एक सेक्टर में हम एक्सेल नहीं करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, इंजीनियरिंग हो, और भी बहुत सारे उद्योग थे। जिस तरह का आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जिस तरह का आपको कंज्यूमर बेस चाहिए, सब कुछ यूपी में ऑलरेडी उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारी नई नई इंसेंटिव स्कीम्स, जैसे अभी जो स्कीम्स आई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, अभी जो स्कीम्स आई है लॉजिस्टिक्स पार्क की, उसमें मुझे लगता है जिस तरह के इंसेंटिव्स अभी दिए जा रहे हैं, जिसमें कैपिटल सब्सिडी आपको दी जा रही है जो शायद किसी और स्टेट में नहीं है, इसके अलावा पावर बिल्स में आपको सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा जो आप लैंड खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी की एग्जम्पशन दिए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही कंपेटिटिव है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ऑलरेडी 4 या 5 एक्सप्रेसवे हमारे ऑपरेशनल है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो हरिद्वार से लेकर सीधा हमको बनारस तक जोड़ेगा। बनारस का एक्सप्रेसवे हमें हल्दिया तक जोड़ेगा। तो आपको अगर अपना माल सामान या रॉ मटेरियल सप्लाई करवाना है नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली एनसीआर के आसपास से, तो वो बड़ी सहूलियत आपके साथ हो जाएगी। आपको अपने सामान को एक्सपोर्ट करना है हल्दिया वेस्ट बंगाल के थ्रू, तो उसमें भी आपको बड़ी सहूलियत मिलेगी। कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी सीडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में या यूपी सीडा ने पिछले कुछ सालों में क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, किस तरीके से निवेश आकर्षित किया है, और कैसे यूपी सीडा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके निवेश को बढ़ाने में, सपोर्ट करने में मदद कर पाएगा।
अगर पिछले 2 साल में देखें तो ऐसे बहुत सारे एरियाज जो पिछड़े हुए माने जाते थे औद्योगिक दृष्टिकोण से, उसमें काफी हमको निवेश इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो संभल में आप देखेंगे 500 से ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मथुरा में 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, हरदोई में लगभग 200 करोड़ से, इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है हरदोई में संडीला में 2000 एकड़ के आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग पूरी तरह भर गया है। उसके एक्सपेंशन की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमीरपुर में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हाल ही में HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने, पूरे देश की नहीं एशिया की जो सबसे बड़ी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको फेज 2 के माध्यम से एक्सपेंड किया है। तो ऐसे एरियाज में अब हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है जहां पहले शायद अगर आप उद्योग या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बहुत ज्यादा निवेश हमको होता हुआ नहीं दिखाई देता था। आप चित्रकूट में देख लीजिए, बगल में चित्रकूट में हमारे 2 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, दोनों सैचुरेट हो गए हैं। वरुण बेवरेज ने भी 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। पीलीभीत में 1100 करोड़ का भी मौरी का इन्वेस्टमेंट है। रायबरेली में 150 करोड़, अमेठी में लगभग 1100 करोड़, देवरिया 185 करोड़, बनारस में 475 करोड़। और जब बनारस का इंडस्ट्रियल एरिया, चंदौली का इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपैंड होगा तो उसमें भी मुझे लगता है डिमांड को देखते हुए और भारी इन्वेस्टमेंट हमको पूर्वांचल में आने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जनपदों में हो रहा है, विदेश से भी बहुत इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रहा है। आप यूके से देख लीजिए, लंदन से लगभग 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इटली से 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यूएस से करीब 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कनाडा से 120 करोड़ का, जर्मनी से 60 करोड़ का, फ्रांस से 300 करोड़ का, साइप्रस से लगभग 10 करोड़ का। तो लगभग 3000 साढ़े 3000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमें यूपी स्टेट में आता हुआ दिखाई देता है विदेशों से भी। नेक्स्ट, इसके अलावा दूसरे स्टेट्स के भी ऐसे उद्यमी हैं जो अब उन स्टेट्स को छोड़ के यूपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली से लगभग 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया है। हरियाणा की इंडस्ट्री जो पहले हरियाणा में यूनिट लगा थी, उन्होंने वहां से बंद करके या फिर जो एक्सपेंशन का प्लान था हरियाणा की बजाय वो यूपी में करना चाहते हैं। महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल से इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, कर्नाटक से इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, तेलंगाना से देख लीजिए, तमिलनाडु से देख लीजिए। इसका मतलब अब जो हमारी पॉलिसीज है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस का मॉडल है, चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं नई नई पॉलिसी, दूसरे स्टेट के हों, दूसरे जनपद के हों, दूसरे देश के हों, सभी लोगों का फोकस कहीं ना कहीं अब यूपी पे आगे टिक गया है। नेक्स्ट, यूपी सीरा में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कई सारे आपको फायदे भी हैं कि आपको अच्छा डिजाइन मिलेगा, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलेंगी। और हम तो कहेंगे सिर्फ हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज या यूपी सीरा के इंडस्ट्रियल एरियाज में नहीं, आप अपना इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए, हमसे पूरा आप सहयोग लीजिए, इंसेंटिव्स लीजिए, प्रोत्साहन लीजिए, फायदा लीजिए और अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर उस इंडस्ट्रियल एरिया को चलाइए, ताकि आप लोगों की शिकायत हो कि सरकारी इंडस्ट्रियल एरिया में सुविधाएं नहीं है, टाइम लगता है। तो इन चीजों से निजात दिलाने का एक बड़ा अच्छा तरीका गवर्नमेंट ने निकाला है कि अगर सरकार से आप किसी वजह से आपको लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे तो आप खुद प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये यूपी सीरा ने पिछले 2 साल में 30 से भी ज्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जिनको ऑनलाइन कर दिया है, ताकि जो हमारे निवेशक हैं, उद्यमी हमारे अलॉटीज हैं, उनको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अगर आपको नया आवंटन लेना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्लॉट्स को मिलवाना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नक्शा पास करवाना है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्लॉट्स को डिवाइड करवाना है, ट्रांसफर करवाना है, तमाम सुविधाएं 32 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन है। और कोशिश है कि अगले 6 महीने में लगभग 17 और सर्विसेज को हम ऑनलाइन कर देंगे। नक्शा पास होना भी अब अगले महीने से पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि नक्शा पास होना एक बड़ी दुविधा का विषय उद्यमियों के बीच में देखा गया है। नक्शा सबमिट कर देंगे, उसके बाद सुनवाई नहीं होगी, बार बार चक्कर काटना पड़ेगा। तो उसका भी समाधान यूपी सीरा अब तेजी से करने की तरफ प्रयास करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो पिछले कुछ सालों में यूपी सीरा में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 154 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा और येडा को छोड़ के बाकी पूरे स्टेट में जहां भी इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे यूपी सीरा आपको दिखाई देगा। हमारा आरएम साहब आशीष नाथ अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन से प्रश्न है तो वो आपके प्रश्नों का डिटेल में बाद में उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। 14 से ज्यादा हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में, 2 हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसेज हैं और 10 से ज्यादा हमारे इंजीनियरिंग डिविजन्स हैं। तो जितना भी सिविल का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, सब स्टेशन बनने हैं, पावर स्टेशन बनने हैं, सड़कें बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, वो सारा का सारा काम यूपी सीरा खुद करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज यूपी सीरा में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। एबी मॉरी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, बर्जर हो, एचपी हो, कोको कोला हो, एसीसी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब शायद ही कोई कंपनी हो जो कहीं ना कहीं यूपी सीरा के इंडस्ट्रियल एरियाज में ना हो।
एक बड़ी शिकायत लोगों की रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपीसीडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में है वो शायद उस लेवल का नहीं है। तो पिछले 3 महीने में हम लोगों ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं लगभग 300 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करके जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है। जहां सड़क नहीं है सड़क बनवाई जा रही है, बिजली के इशू है बिजली के इश्यूज को रिजॉल्व करवाया जा रहा है, सबस्टेशन बनना है सबस्टेशन बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट एक बार पीछे बैक। ये मुझे लगता है लास्ट स्लाइड मैं कहूंगा, इससे पहले माननीय मुख्य अतिथि जी बताएं कि मैं आपसे कहूंगा सिर्फ आप चंदौली के निवेशक ही ना बन के रहें। ये चंदौली जो हमेशा मेरे हृदय से बड़ा नजदीक रहा है, नजदीक रहेगा। यहाँ लगभग 1 साल से ज्यादा मुझे काम करने का मौका मिला आपके साथ, आपके बीच रहकर। लेकिन मैं कहूंगा कि चंदौली का निवेशक दूसरी जगह भी निवेश करने के बारे में सोचे। और ये जो स्लाइड आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, इसके माध्यम से, क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन जमीन कहां है, तो लगभग 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का लैंड बैंक यूपीसीडा के पास उपलब्ध है। आप गाजियाबाद से शुरू करके आप चंदौली तक, गोरखपुर तक, देवरिया तक, अयोध्या तक, आगरा तक, प्रयागराज तक, जहां भी आप निवेश करना चाहते हैं यूपीसीडा के माध्यम से, जमीन आवंटन के माध्यम से आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। अगर आप फूड प्रोसेसिंग में निवेश करना चाहते हैं, आप बरेली का जो हमारा मेगा फूड पार्क है करीब 250 एकड़ का, वहां निवेश कर सकते हैं। गाजियाबाद में 250 एकड़ का टीडीएस सिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वहां निवेश कर सकते हैं। संभल में लगभग 40 एकड़ का हमारा बबराला इंडस्ट्रियल सेंटर है, वहां कर सकते हैं। हाथरस में अभी लगभग 550-600 एकड़ में नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होगा, क्योंकि अलीगढ़ मथुरा का जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है सैचुरेट हो चुका है। तो हाथरस में पहले से हमारी जमीन सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के अब फाइनली यूपीसीडा के पास आ गई है, प्लानिंग स्टेज में है, अगले 6 महीने में हो सकता है उसका आवंटन शुरू हो जाए। तो अगर कोई भी व्यक्ति है आगरा की तरफ, हाथरस की तरफ, अलीगढ़ की तरफ, मथुरा की तरफ इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए बड़ा अच्छा मौका हो सकता है। मथुरा में लगभग 300 एकड़, आगरा में एक ब्रांड न्यू 1100 एकड़ का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भारत सरकार के साथ मिलकर यूपीसीडा अब डेवलप करने के प्रयास में है। प्लानिंग एडवांस स्टेजेस में है, अगले कुछ महीनों में टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है आगरा में पिछले 20 साल में पहला इंडस्ट्रियल एरिया होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ताज ट्रेपेजियम जोन में आने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को वहां से पलायन करना पड़ गया था। अब यूपीसीडा का प्रयास है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी और भारत सरकार के साथ मिलकर उन इंडस्ट्रीज को वापस लाया जाए। पूरा नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा जिसमें ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को अलाउ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, हमारे बीच हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग भारत सरकार, माननीय सांसद, मैं अनुरोध करूंगा डीएम मैम से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे गणमान्य अतिथिगण, विधायक व सभी लोगों को सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए लेकर के, भारतीय संस्कृति की विशिष्ट परंपरा रही है, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं आत्म ज्योति के रूप में। यह दीप सर्वत्र पूजनीय है। इस सर्वत्र पूजनीय दीपक के प्रज्वलन के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग भारत सरकार, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय विधायक सेन राजा, माननीय सुशील सिंह जी, माननीय विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, माननीय रमेश जायसवाल जी, आदरणीय जिलाधिकारी मैम, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय एसीओ यूपीसीडा, सभी लोगों की उपस्थिति में मंच पर आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन का ये क्रम। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणिमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। दीप जलवंती रहे, हम पुष्प बन खिलते रहें, लोक मंगल के लिए सतत चलते रहें, ऐसी शुभ कामना, मंगल कामना हम सभी की ओर से हमारे
मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक द्वय, हमारे डीएम मैम, एसपी सर, सभी लोगों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन का क्रम संपादित होता हुआ भारतीय संस्कृति की अनूठी परंपरा, उस परंपरा का हम सब निर्वहन करते हुए यह दीप सर्वत्र पूजनीय है। कहीं अल्लाह के नूर के रूप में, कहीं लेटेंट गॉड के रूप में, कहीं आत्म ज्योति के रूप में। दीपक एक जला कर रख दे, जहां जहां अंधियारा हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजाघर या गुरुद्वारा हो, सर्वत्र पूजनीय इस ज्योति पुंज को प्रज्वलित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मंत्री जी, विधायक द्वय का अभिनंदन और स्वागत। अब अनुरोध करेंगे आसनारूढ़ होने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य मंच पर आसनारूढ़ होने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग भारत सरकार माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी आसनारूढ़ हो रहे हैं। साथ ही माननीय विधायक सईद राजा, माननीय विधायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के निकट हम सभी इस मंच पर उनका, उनके ही परिवार में हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का शीघ्रता से अनुपालन करते हुए, क्योंकि समय का चक्र किसी का इंतजार नहीं करता, एक एक पल बेशकीमती है इस मंच का, इसलिए बिना विलंब किए मैं भारतीय संस्कृति की उस परंपरा के निर्वहन के लिए सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे जिला प्रशासन की अपने अभिभावक, इस कार्यक्रम की आयोजक जिला प्रशासन, हमारे आदरणीय हमारे बीच जिलाधिकारी महोदया विराजमान है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी के अभिनंदन स्वागत के लिए सबसे पहले पौध भेंट करके, पौध हरी चूनर कही जाती है, धरती माँ को हरी चूनर ओढ़ाने के समान उस पौध, ये विशिष्ट